हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। सीटेट 2023 का जो पेपर हुआ है जूनियर का, उसके अंदर जो साइंस पूछी गई थी, आज हम लोग उस साइंस का एनालिसिस करेंगे, उसके सटीक सही आंसर आपको बताएंगे कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिएगा। देखो, मुक्तोत्तर प्रश्न एक कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें जरा ऑप्शन में कि मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। देखो, मानव सेलुलोज को पचाता नहीं है, सही बात है, और सेलुलोज हमारी पाचन तंत्र में सहायक भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखिए ऑप्शन को कि क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, और पढ़ने की हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछ लिया गया कि क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा नहीं सके, तो ये इसका सही आंसर होगा। नंबर सेकंड हम लोग क्वेश्चन को देखें ज़रा, तो वो है कि विद्यार्थियों के एक समूह को ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है कि जिसमें बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान, जो क्वथनांक तापमान होता है, माप रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं होगा। देखो, संकेतक नहीं होगा तो हमें निगेटिव चीज़ हमें देखनी है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है कि थर्मामीटर अल्पतमांक न्यूनतम गणना पर ध्यान दे। देखो, अल्पतमांक जो हो जाता है वो एक हमारा आगे चलकर उसको यूज़ में लाया जाता है, जैसे सीनियर स्टूडेंट होते हैं, तो ये इसका सही नहीं है। और पहली बात यह है कि यहाँ पर अभी क्वथनांक की बात की गई है, यहाँ पर एक न्यूनतम गणना की बात नहीं की गई है, तो ये इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। देखो, वैसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो कि क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर मापते हैं, तो वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें आपसे, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्कूल में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों के संबंध में सही है। तो जो इसमें सही है वो हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसमें प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। देखो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो हमारा विज्ञान होता है और गणित को शामिल एकीकृत रूप से, तो पहली बात ये पढ़ाया नहीं जाता है। ऊपर से क्या किया गया है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है, ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप में विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है कि प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। देखो, ध्यान रखेंगे, ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को मिलाकर, जब हम लोग प्राइमरी लेवल पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान मामले जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। देखो, नहीं किया जा सकता की बात पूछी जाइए, तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव तर्क को ढूंढेंगे जरा इसमें। तो सबसे पहला है कि तर्क वितर्क के कौशल को विकसित करना। देखो, ध्यान रखेंगे, विज्ञान के अंदर तर्क वितर्क जरूर होते हैं, तो उसके कौशल का विकास करना सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है हमारा कि साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। देखो, साक्ष्य आधारित जो हमारे होते हैं तर्क, उसमें संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कि एक निश्चित विद्या विषय होता है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक होता है। देखो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर दिया गया है एग्जाम के मतलब कहीं एनसीईआरटी के पुस्तकों के अंदर कि विज्ञान की जो अनुशंसा की जाती है वो एक विद्या डिसिप्लिन में रहकर बिल्कुल डिसिप्लिन जिसे कहते हैं विद्या विषय के रूप में नहीं की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने की सहायक होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका गलत है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले क्वेश्चन की, तो वो है कि विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता लिमिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामान्य परिलक्षित नहीं होते हैं। तो सामान्य तो परिलक्षित नहीं होते, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला ऑप्शन है सामग्री अध्ययन। इसके अलावा जो हमारा होता है सेकंड नंबर पे अवधारणाएं या यथार्थ निरूपित, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा कि कुछ विद्यार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाना। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो है हमारे गलत हो जाएंगे, और ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि कक्षा 7th में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है, और वे 3 प्रश्नावलियाँ लेती हैं तथा प्रत्येक के 3/4 3/4 को जल में भर लेती है और प्रश्नावली ए बी सी के रूप में अंकित करते हैं। ये प्रश्नावली ए में घोंगा होता है एक प्रकार का जीव डाल देती है। प्रश्नावली जो बी है हमारा, इसके अंदर जल पादप डाल देती है, जो जल में उत्पन्न होते पादप उनको डाल देती हैं, और सी में वे घोंगा और पादप दोनों को रख देती है। शिक्षिका तब
शिक्षार्थियों से पूछती है कि किस प्रणाली में CO2 उच्चतम साधारण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल देना चाहती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट तरीके से पूछी गई है, और जब इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं जहाँ बच्चों को ज्ञान नहीं है पूरी तरीके से, तो वो क्या करेगा, अपना पूर्वानुमान लगाएगा। जैसे जो उसे नॉलेज नहीं है उसका भी वो एक अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करेगा, तो वो इसका सही क्या करेगा, वो पूर्वानुमान लगाएगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम मतलब फैलाव वाला अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो ध्यान रखेंगे कौन सा सही नहीं है विस्तारित अधिगम के रूप में अगर किसी को देखा जाए तो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि ये बच्चों के ज्ञान और कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन होता है। सही आंसर है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा, इनमें से कुछ में विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कि इनमें से कुछ वृद्ध रूप से विशेषज्ञों शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती है। ये भी सही है। जब इसका गलत हो जाएगा ये वाला, देखो कि ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। देखो मूल्यांकन का आधारभूत जो महत्वपूर्ण आधार बनती है तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखें कि जब विस्तारित ज्ञान होता है, जैसे हमारी किताबें अभी फ़िलहाल कम सिलेबस की है और ज़्यादा सिलेबस लाया जाएगा, तो क्या हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे कि भाई हाँ तो अब देखते हैं कि तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती ना, तो मूल्यांकन वाले इसमें गलत हो जाएगा। ये इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि निम्नलिखित में से किसे टीम या दल जो है शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट देखें जरा कि ये वृद्ध अमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति होती है। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि यह आकलन के कार्य को सरल बनाती है। ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह विद्यार्थी की भागीदारी में वृद्धि, देखो यहाँ पर बिल्कुल इसमें सबसे उपयुक्त तर्काधार पूछा गया है, तो सबसे उपयुक्त तर्काधार हम लोगों को ढूंढना है, तो यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह सुविधिता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाती है। देखो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो बिल्कुल उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि जो विविध अलग अलग सुविज्ञता वाले विद्यार्थी होते हैं हमारे, तो उनको वो लाभ पहुंचाती है। तो ये इसमें सही है कि जब हम लोग टीम में काम करते हैं तो एक मिल के काम करेंगे, दल के रूप में काम करेंगे, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो होगा हमारा कि निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थी में गोलीय दर्पण में निम्नलिखित प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। देखो ध्यान रखेंगे जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण के ही दो भाग होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। और दर्पण वो होता है जब किसी भी एक कांच के पीछे जो होती है वो पॉलिश कर दी जाती है, HG की, मरकरी की कर दी जाए या सिल्वर नाइट्रेट की कर दी जाती है, तो तब जाकर वो दर्पण बन जाता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों को एक समतल दर्पण के विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम को स्पष्ट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें विद्यार्थियों को वक्र प्रदर्शन दर्पणों में किरण आरेख के आरेखन की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि शिक्षार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखो जो चम्मच होती है पीछे की साइड से उभरी हुई होती है, अंदर की साइड से धसी हुई होती है। जो धसा हुआ होता है वो हमारा अंदर वाला भाग होता है, वो अवतल दर्पण की तरह, और उभरा हुआ भाग जो होता है उत्तल दर्पण की तरह भांति कार्य करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल तथा विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं करता है इन चीज़ों पे परिलक्षित। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी क्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। देखो ये तो सही हो जाएगा। उसके बाद है विज्ञान शिक्षा को शिक्षार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कि विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच में कड़ी माननी चाहिए। देखो यहाँ पर ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करेंगे तो हम लोग उसके बाद बच्चा पूछेगा कहाँ, डर रहेगा उसके दिमाग में, बिल्कुल वो डिसिप्लिन में रहेगा तो सही तरीके से विज्ञान के अंदर वो नहीं सीख पाएगा। तो ये इसका सही मतलब गलत आंसर हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है, तो जो अभिकथन दिया गया है कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायक होता है। देखो ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया आंसर दिया गया है कि जो हमारा जो स्टमक होता है, पेट होता है, तो वो HCl को निकालता है अपनी बॉडी से, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो भोजन में जब मिलेगा तो भोजन अम्लीय हो जाएगा और भोजन का भंजन हो जाता है, भोजन पाचन करने में सहायक हो जाता है। नंबर नेक्स्ट हमारा इसमें तर्क दिया गया है कि पाचन रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो जब यहाँ पर पहले ही HCl की बात बोल दी गई है तो यहाँ पर ये तर्क गलत हो जाएगा। ए हमारा सही है, तो ए सही है और हमारा आर जो है वो गलत है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें देखिए हम लोग क्वेश्चन, तो वो होगा हमारा कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का अर्थ क्या है। देखो यौगिकीकरण शब्द पूछा गया है ना, को यौगिकीकरण जब कंपाउंड्स बनते हैं, देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अलग होता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो हमारा जो राइजोबियम, हमारे जीवाणु होते हैं, वो एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं हमारे दलहनी पौधों के। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन यौगिकीकरण पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा कि इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन का रूपांतरण करके या मृत जैव पदार्थों में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन को वापस मृदा में अभिव्यक्त करने के, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडल नाइट्रोजन का रूपांतरण, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में, ये तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा, ये वाला इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है इसका। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या बात बोल दी गई है कि जीवित प्राणियों के लिए जो अधिक प्रयोग लायक जो हो जाती है हमारी नाइट्रोजन के रूप में, वायुमंडल नाइट्रोजन का रूपांतरण करना। देखो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का रूपांतरण होता है वो एक यौगिक के रूप में ही तो होता है, कंपाउंड्स के रूप में तो होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा हमारा कि उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापी जिसे कोल्ड ब्लडेड हम लोग कहते हैं, जीवों को समाविष्ट किया गया है। देखो कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो सर्दियों के टाइम पर तो वो छिपे रहते हैं और गर्मियों के टाइम पे बाहर निकल आते हैं। तो सर्दियों के टाइम पे इसमें से कौन सी है कि देखो छिपकली तो है ही, लेकिन यहाँ पर तोता नहीं होता है, यहाँ पर सर्प हो गया, मेंढक हो गया, कॉकरोच हो गया, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, बिल्कुल कॉकरोच जो है, मेंढक है और हमारा सर्प जो है, ये तीनों के तीनों जो है वो कोल्ड ब्लडेड है, जिसे हम लोग कहते हैं शीत नियंत्रित जीव भी इन्हें कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें देखें 74वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थिति ऊर्जा होती है। देखो इस स्प्रिंग की अगर मैं बात करूँ, जब उसे हम लोग खींचेंगे तो तब उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्थिति ऊर्जा होगी, और जब हम लोग उसे क्या करेंगे, दबा के रखेंगे, तब भी उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा। और जिस समय वो एक अपनी फ्री स्टेज में पड़ा है तो तब जाकर उसके अंदर स्थिति ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, वो सबसे कम होगी, क्योंकि mgh इसका सूत्र होता है। और जहाँ इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ कम हो जाएगी, इसको दबा दिया जाएगा तो तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसको खींच दिया जाएगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें स्प्रिंग जो है हमारा, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ये रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया गया और न ही खींचा गया तथा वह भूमि पर सीधा पड़ा हुआ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इधर राइट है। नंबर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मात्रकों में से युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान रखेंगे, जो समान मात्रक हो जाता है हमारा वो हो जाता है कि हाँ, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और सॉरी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट है। क्योंकि देखो ध्यान, हम लोग बात करें आपसे कि जो हमारा पावर होता है, शक्ति होती है, पावर बराबर हमारा होता है W अपॉन कार्य अपॉन T हमारा होता है। तो जब इसका सूत्र निकल कर आएगा तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग जब W की इस, क्योंकि शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट, और वाट और इनटू हम लोग सेकंड करेंगे तो तब भी जाकर यही निकल कर आएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, W वाट गुना सेकंड समय जो रहेगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा। देखो इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, हमारे जो साइंस का पेपर हुआ जूनियर का, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखिए ज़रा कि निम्नलिखित में से कौन सा
कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं से संबंधित है, जीवित जीवों की कोशिकाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ज़रा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सभी जो हमारा एक वो होते हैं ना, सभी जो सूक्ष्मदर्शी से सभी कोशिका जो होती है वो सूक्ष्मदर्शी से देखी जाती है, ना कि नेकड़ आंखों से देखी जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सभी कोशिका कह दी गई है कि सूक्ष्मदर्शी से देखी जाती है, नेकड़ आंखों से नहीं देखी जाती, क्योंकि नेकड़ आंखों से भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमारा एक ऑस्ट्रिच एग होता है। नंबर सेकंड हमारा बी है इसमें कि सभी कोशिका भित्ति होती है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है कि सभी में केंद्रीय झिल्ली होती है। देखो केंद्रीय झिल्ली प्रोकैरियोटिक वाले में नहीं होती, यूकैरियोटिक वाले में होती है। ऑप्शन नंबर डी है कि सभी कोशिका झिल्ली होती है। देखो सभी कोशिका झिल्ली होती है, देखो यहाँ पर कोशिका भित्ति भी है, कोशिका झिल्ली भी है। प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति होती है और एनिमल सेल के अंदर कोशिका झिल्ली होती है। तो यहाँ पर सभी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति है, सभी कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली है। तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसका मैं सही आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि जब आयोग इसका सही आंसर देगा तो वो हम लोग देखेंगे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो यहाँ पर उस समुच्चय का चयन कीजिएगा जो कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम में अपशिष्ट जो कचरा दिया गया है और उसके बाद कॉलम नंबर बी दिया गया है, तो उसमें उसकी टाइम दिया गया कि कितने टाइम में वो अपघटित हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसका ऑप्शन क्या है कि प्लास्टिक जो है वो अनेक वर्षों में, ए का जो है वो फिफ्थ है, ए का जो है वो फिफ्थ है। देखो 2 में दिया गया, 4 में भी दिया गया और 3 में भी दिया गया, तो ए का फिफ्थ है। उसके बाद रेशम जो है उसको अभी देखो हम लोग कागज़ को देख लो पहले। तो कागज़ जो है वो हमारा 10 से 30 दिन के लिए हो जाता है, या फिर उसमें 10 से 30 दिन में ये क्या हो जाता है, घुल जाता है पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर या पानी के अंदर। तो ये हमारा ई का हो गया थर्ड, ई का हो गया यहाँ पर थर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट है। देखो बी का फोर्थ है हमारा, रेशमी रुमाल जो है हमारा वो क्या है कि 4 वर्षों में लगभग क्या हो जाता है, घुलता है, अपघटित होता है। इसके अलावा जो सी का है, सी जो है सूती कमीज है, उसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जो 2 से 5 माह के अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा गया। एक ऊंचाई से 15 ग्राम का द्रव्यमान का एक पंख छोड़ा गया नीचे। ठीक है जी, और यह पाया जाता है कि एक समान वेग से गिर रहा है। एक समान वेग से जब वो गिरेगा ना, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ना तो वो घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो अगर उसका एक समान वेग से कोई भी चीज़ चल रही है तो त्वरण हमेशा शून्य होता है, एक्सेलरेशन शून्य होता है। और हमारा जो एफ होता है ना, जो एफ बराबर होता है एम में होता है ना, एम में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ए ही 0 हो गया तो मास कितना भी होगा वो भी 0 हो जाएगा, और एफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा 0 न्यूटन का बल लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की। ओके, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब आयन तत्व जो है, परमाणु जो द्रव्यमान 27 है तो और परमाणु क्रमांक है 13 से प्राप्त हुआ है। एक्स जो हमारा x3+ में प्रोटोनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखो जब ये x था तो ठीक है, और जब ये x+ हो गया, x+3 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से कम हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि पहले से इसमें परमाणु क्रमांक जो था वो 13 था। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी कक्षा में उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर 13 होंगे तो 13 में से कितना हमारा क्या हो जाएगा, 3 चले जाएंगे, 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर 13 तो क्या है, परमाणु हो गया, मतलब प्रोटॉन हो गए, 10 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉनों की संख्या पूरी 14 है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो हो जाते हैं हमारे, तो जिसे हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मिलाकर क्या बन जाता है, हमारा परमाणु द्रव्यमान बन जाता है। तो 13 और 14 जो है परमाणु द्रव्यमान निकल कर आ रहा है 27। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये बिल्कुल सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं अंगकों में स्वयं का DNA अंतर्विष्ट रहता है। देखो मतलब इनमें से कौन सी कोशिका के ऐसे अंग है जिनके अंदर अपना खुद का DNA होता है। तो यहाँ पर लवक जो होते हैं, प्लास्टिड, इनके भी अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, लेकिन रिक्तिका वैक्यूल्स के अंदर नहीं होता है। वैक्यूल्स के अंदर पूरी तरीके से पानी भरा होता है, बड़ी लार्ज होती है प्लांट सेल में और छोटी होती है हमारी एनिमल सेल के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रिक्तिका के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, केंद्रक नहीं होता है। ABC जो है,
ए बी सी इनके अंदर केंद्रक होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कथन का विकल्प कीजिएगा या सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो जैसे हमारा अभी कथन दिया गया है, सबसे पहला इसमें दिया गया है तो कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। देखो विद्युत धारा आप लोग कभी भी पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे तो एक अदिश राशि निकल कर आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन इसको कहीं जगह पर ये माना जाता है कि ये एक क्या हो जाती है कि इसके अंदर वो भी होता है परिणाम, और इसके अंदर दिशा भी होती है। देखो परिणाम और दिशा इसके अंदर दोनों होती है, लेकिन फिर भी इसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना जाता है, इसे स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। तो यहाँ पर विद्युत जो है, विद्युत धारा वह राशि है जिसके अंदर परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, तो ये सही हो जाएगा इसका। तो ए गलत है और परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट है। देखो वैसे आयोग के द्वारा जो निर्धारित होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल मैंने सही बताया, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग जो हम लोग पढ़ाते हैं तो वो बिल्कुल सही, इसमें ए गलत है और आर जो है इसमें सही होगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन को, तो चार द्रव्यों मतलब ए बी सी डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। ए बी सी डी के नीचे घनत्व दिए गए हैं, द्रव है हमारे ए बी सी डी और उसका घनत्व नीचे दिया गया है, क्योंकि घनत्व जो हो जाता है इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्यूब, मतलब है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है कि इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिएगा। सही कथन इसमें हम लोग को छांटना है। तो एक बिंब को सी में तैरता है, एक बिंब जो सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। एक बिंब जो हमारा सी में तैरता है वह नहीं सकता, एक जो है हमारा वो सी में तैर रहा है तो वो ए में तैर भी सकता है और बी में नहीं ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। देखो ध्यान रखेंगे, अगर भाई क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वैसे तो डी का है, लेकिन यहाँ पर सी में दिया गया है कि सी में जो है वो 924 जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व है। तो जब इतना घनत्व इसके अंदर है, तो अगर इसमें कोई भी वस्तु तैर रही है तो वो ए में क्या पता तैरे या नहीं तैरे, वो तो पता मतलब हम लोग थोड़ा ना देख सकते हैं अगर हमारे सामने इस तरीके से तैरा के दिखाया जा रहा है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए इसका जो अनुमान के आधार पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा कि एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। ठीक है, डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं कोई चीज़ पानी में तैरेगी और या नहीं तैरेगी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो होगा हमारा, देखो ओके क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। देखो एक होता है माचिस की तिल्ली, माचिस की तिल्ली में होता है हमारा जो लाल फास्फोरस अंदर की साइड होता है जो तिल्ली पर चिपका रहता है, और ऊपर की साइड में जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो वो तो तिल्ली के ऊपर है, लेकिन जब तिल्ली को हम लोग घिसते हैं उस माचिस के बक्से पर, तो उस माचिस के बक्से पर जो वो एक जाली सी होती है उसमें क्या हो जाता है, कांच होता है, कांच का चूर्ण होता है और लाल फास्फोरस होता है, कांच का चूर्ण होता है और लाल फास्फोरस होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है 84वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी अपने हार्मोन्स तब स्त्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश मिलता है। तो कभी भी हमारी बॉडी के अंदर जो आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वो कोई एक ग्रंथि देती है, वो ग्रंथि होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि इसमें यहाँ पर दी गई है सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर 4 में, और थायराइड और वो एड्रिनल ग्लैंड जो है इनको ऑर्डर देती है, तब जाकर वो स्त्रावित होते हैं। थायराइड हार्मोन्स भी या थायरोक्सिन हार्मोन्स या एड्रिनल हार्मोन्स जो है वो तब स्त्रावित होते हैं जब उन्हें पीयूष ग्रंथि आदेश देती है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो गलत कथन की पहचान कीजिएगा। इसमें से हमें एक गलत कथन देखना है, कौन सा है 85वां क्वेश्चन में, कि जो हमारी दुमटी मदिरा की अपेक्षा चिकनी मदिरा अधिक सुवातित होती है। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन में कुछ दिया गया है ना, फिर भी इसका सही आंसर हम लोग छांटे जा रहा क्या है। देखो जो हमारी दोमट मिट्टी होती है ना, दोमट है ना, तो दोमट मृदा की अपेक्षा चिकनी, देखो चिकनी जो हो जाती है वो दोमट के ही अंदर होती है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं। ठीक है, और उसकी क्वालिटी जो होती है वो कम होती है चिकनी मिट्टी की अपेक्षा दुमटी मिट्टी के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण करने की क्षमता बेहतर होती है। ऑप्शन नंबर 3 है कि चिकनी मृदा के कणों का
आमाप दुमटी मुद्रा के कणों के आमाप के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। दुमटी मुद्रा की तुलना में चिकनी मृदा जो हो जाती है वो अधिक उर्वरक होती है। देखो यहाँ पर फोर्थ भी सही है और इसमें सी भी सही है, थर्ड वाला भी सही है। तो इसमें हम लोग क्या आंसर सही लगाएं भाई? अब देखें ज़रा कि जो हमारी चिकनी मृदा के कण का इसमें हमें क्या करना, गलत कथन की पहचान करनी है। ओके, गलत कथन की पहचान करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें से चला जाएगा। यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन गलत चला जाएगा। चिकनी मृदा के कणों का अमाप जो होता है वो दुमटी मृदा के कणों के अमाप के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका गलत आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज़रा क्वेश्चन को, तो वो है कि क्वेश्चन है हमारा कि सूची छिद्र कैमरे। देखो सूची छिद्र जो कैमरा हो जाता है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं कि पिन होल कैमरा जो हो जाता है। जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को जब देखते हैं, जैसे आँख के सामने रख के देखते थे नहीं क्या, जैसे छोटी सी हमने क्या करा, अपने आँख के सामने कोई वस्तु वो पिन कैमरा लगाया और हम लोग दूर किसी चीज़ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसे कहते हैं हम लोग सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? तो कौन सा करेगा? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेगा, प्रकाश छोटे से मुख्य छेद से प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश छोटे से मुख्य छिद्र में से प्रवेश करता है तो वो विवर्तित हो जाता है। विवर्तित का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विवर्तित हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि उस समुच्चय की पहचान कीजिएगा जो द्विलिंगी पुष्पों फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों में बना होता है। देखो जो हमारे फूल होते हैं या पौधे होते हैं वो द्विलिंगी, मतलब एक होता है हमारा सिंगल एकल लिंगी और एक होता है द्विलिंगी, जिसे उभयलिंगी भी हम लोग कहते हैं। मतलब जिन पौधों के फूल में मादा जननांग और नर जननांग दोनों शामिल होते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं या उसे हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। तो द्विलिंगी इनमें से कौन कौन सा हो जाएगा? सरसों गुलाब और एक हमारा पिटूनिया। एक सरसों गुलाब पिटूनिया जो है हमारे, इनके अंदर जो इनके फूल होते हैं इनमें द्विलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल फूल होते हैं ये वाले। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा क्वेश्चन को, वो है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़िए तथा उस शब्द को समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार दिए गए कर्मों के में रिक्त स्थानों को भरे। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा कि निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयनित होकर डब्लू बनाते हैं। देखो जिस समय कोई भी फीमेल और मेल, जैसे फीमेल हमारी माता का जो एग है और पिता का जो शुक्राणु था, तो वो जब आपस में मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, जिसे कहते हैं युग्मनज। क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो कि बारंबार वो विभाजित होते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 3 से होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। कोशिका के जब गोले में बदलेंगे तो वो क्या बनाएंगे भाई? वो बनाएंगे भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, कोशिका विभिन्न अंगों में और ऊतकों में परिवर्धित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को एक्स कहते हैं। एक्स के हमने वो जो भ्रूण बन गया, उसके बाद जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाता है, मतलब गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है। ओके, और एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जड़ कहलाती है, तो वह गर्भ कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। जो बिल्कुल सही है वो होगा 4th ऑप्शन इसका राइट होगा, युग्मक, भ्रूण, गर्भाशय और गर्भ। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा जाइगोट, एम्ब्रियो, यूट्रस और फोटेस। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 89 कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखा रीजू रेखाएं होती हैं? देखो सीधी ग्राफ में कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो है विराम अवस्था में, देखो ये भी बिल्कुल विराम अवस्था में तो सीधा हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कि एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग, ये भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। देखो जब दूरी समय ग्राफ होता है तो ये दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है और समय क्या तक कम हो रहा है, समय क्या तक बढ़ रहा है उस समय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कम ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा ग्राफ। तो ये इसका गलत हो जाएगा भाई, सी इसका गलत हो जाएगा और सही विकल्प जो है इसका वो हो जाएगा A B D। डी भी सही है, विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ।
नंबर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि वो है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है, कौन सी अभिक्रिया जो है वो संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तो वो तो हमारा सही है कि जो PbSO4 होता है वो F+Fe जो हो जाता है उसको आपस में मिल जाते हैं। नंबर सेकंड है हमारा जो Zn जो जिंक है हमारा वो जो कैल्शियम सल्फेट होता है ये इसको क्या करेगा, अभिकृत नहीं कर पाएगा, तो ये इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो नहीं तो हमारा मैग्नीशियम जो है वो ZnSO4 को कर देगा, Al जो है एल्यूमिनियम, Cu कॉपर सल्फेट को कर देगा, सही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।